गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं आपकी हिंदी टीचर प्रभा मिश्रा। बच्चों, भाषा में शब्दों का स्थान कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। सार्थक शब्दों के उचित प्रयोग पर ही भाषा आधारित होती है और शब्द भंडार में वृद्धि के लिए नए नए शब्दों का निर्माण होता है। ये निर्माण हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास के माध्यम से करते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय और समास का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब कुछ शब्दों में पहले शब्द या शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, तो जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे प्र, अगर ये शब्दांश है, एक ये शब्द नहीं है, ये शब्दांश है, तो इसमें अगर हमने देश शब्द, ये शब्द है, ये मूल शब्द है और ये शब्दांश है, तो इसको जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया? प्रदेश। तो बच्चों ये पहले जुड़ने वाला ये शब्दांश, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या हो गई? वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उनके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता ले आते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इसको हम और उदाहरण से देखेंगे। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे ये अभी, अभी एक शब्दांश है और अभी में यदि हम मूल शब्द नेता इसमें जोड़ दें तो कौन सा शब्द बन गया? ये अभिनेता। अब देखिए परिवर्तन हुआ अर्थ में, एक नया शब्द बना अभिनेता। अभि और नेता जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर हमें मिला एक नया शब्द अभिनेता, जो इसका अर्थ कितना अलग है। नेता और अभिनेता दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ हमको एक नया शब्द मिला, हमें एक शब्दांश जोड़ने से। तो बच्चों क्या हुआ? उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ हो गया कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले या आरंभ में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। और ये उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, ये शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये कभी कभी ये उपसर्ग जो है शब्दों में कैसे विशेषता लाते हैं, इसको देखते हैं कि शब्दों में ये विशेषता किस प्रकार से लाते हैं। शब्दों में जैसे एक प्र और इसमें हमने मूल शब्द जोड़ा बल। तो बल का क्या अर्थ होता है? बल का अर्थ होता है शक्तिशाली, और जब इसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया तो ये क्या हो गया? प्रबल। प्रबल का क्या मतलब हो गया? ये प्रबल व्यक्ति है, तो प्रबल मतलब बहुत शक्तिशाली। तो ये है उपसर्ग की विशेषता। ये क्या इनकी विशेषता ये है कि ये शब्दों के पहले जुड़ते हैं, और दूसरी विशेषता ये है कि इनका प्रेम शब्दांशों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, और तीसरी मुख्य बात ये कि इनमें जो है ये अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसमें उसको विशेष कर देते हैं उनके अर्थों को। पहले इसका भेद जानते हैं, उसके बाद हम कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे। तो उपसर्ग के भेद, उपसर्ग को हम निम्नलिखित यहाँ 5 प्रकार से देखेंगे। जहाँ ये लिखा हुआ है, ये सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं। बच्चों हिंदी भाषा एक ऐसी समृद्ध भाषा है जिसमें कई प्रकार के शब्दों का समावेश है। इसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं का समावेश है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर उपसर्गों को पढ़ा जाता है, उपसर्गों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 प्रकार यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ये संख्या में 22 माने गए हैं, और इनमें जो मुख्य इसमें है उप, अप, उप, भी। तो इनसे कैसे शब्द बनेंगे इसको मैं बता रही हूँ। अप है ये शब्दांश, इसमें यदि कोई हम शब्द जोड़ते हैं जैसे मान, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अपमान। एक नया शब्द मिल गया,
अप और ये मान, ये अलग अलग है, ये शब्दांश है और ये शब्द है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे, ये नया अर्थ दे रहा है ये शब्द, और इसका अपमान का अर्थ क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना, अपमान मतलब। और यहाँ पर एक नया अर्थ का शब्द हमें मिल गया। ऐसे ही यदि हम देखें, उप, उप है संस्कृत का उपसर्ग, उप, उप में यदि कोई मूल शब्द हम यहाँ पर जोड़ते हैं, जैसे उपदेश, देश यहाँ पर जोड़ा तो ये क्या बन गया, उपदेश। एक नया शब्द हमें यहाँ मिल गया। ऐसे ही वी है, वी उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग में अगर देश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विदेश। चार, वी चार, तो यहाँ पर वी धन चार, तो ये कौन सा शब्द बन गया, विचार। आप देखिए कि मूल शब्द जो है एकदम अलग है, और जब वी उपसर्ग जुड़ने के बाद इसका एक नया शब्द हमें मिला, विचार, जिसका अर्थ भी अलग हो गया। अब जानते हैं हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से कुछ बदलाव के कारण हिंदी में आए हैं या हिंदी में लिए गए हैं, हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम तद्भव के उपसर्ग भी कहते हैं, या तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तो इनमें देखिए हमने यहाँ दो उदाहरण लिखे, नी, अनु। नी से नी, नी में अगर कोई ये नी उपसर्ग है, इसमें हमने मूल शब्द डर, डर अपने आप में एक शब्द है, पूर्ण शब्द है, डर का अर्थ होता है डर माने भय। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नी उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ देखिए बदल गया, निडर। ये कौन सा एक हमें नया शब्द मिल गया और इसका अर्थ भी बदल गया। अर्थ में परिवर्तन लाते, इसकी विशेषता है उपसर्ग की कि ये अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ पर अर्थ में ये परिवर्तन ले आया। ऐसे ही अनु, अनु में यदि हमने अनुभव, तो ये हो गया अनुभव, दोनों में अंतर हो गया, नया शब्द हमें मिला अनुभव। तो बच्चों आपने देखा कि हिंदी उपसर्ग से किस तरह से नए शब्द हमने बनाए। अब आइए जानते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं। अंग्रेजी, जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसी के आधार पे हम उपसर्ग के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से अंग्रेजी भाषा के जो शब्द या शब्दांश हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और उनका प्रयोग शब्दों के पहले जुड़ता है, तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो है वो उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग कहलाते हैं। तो अंग्रेजी उपसर्ग में मैंने हेड, सब, तो हेड से जैसे कोई शब्द हम बनाते हैं तो हेड, अगर हेड इंग्लिश वर्ड है, ये अंग्रेजी शब्द है, इसका प्रयोग हम इसी तरह से, जैसे कि अंग्रेजी के कई शब्दों का प्रयोग ऐसे भी हम करते हैं हिंदी में, जिसे मानक वर्तनी के अनुसार स्वीकार भी किया गया है। यहाँ पर ये स्वीकार किया गया है, जैसे बहुत सारे अंग्रेजी के, जैसे साइकिल, कार, मोटर, ट्रेन, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं और लिखते समय भी इन्हें मान्यता प्राप्त है कि ये गलत नहीं होते हैं, इनको सही माना गया है। तो हेड, तो हेड में यदि हमने यहाँ जोड़ दिया क्लर्क, देखिए क्लर्क भी इंग्लिश शब्द है, यहाँ पर हमने क्लर्क शब्द यहाँ जोड़ा तो ये क्या हो गया, हेड क्लर्क। इसी तरह अगर हम हेड में या हेड शब्द में, हेड शब्दांश यहाँ है तो मास्टर, मास्टर भी अंग्रेजी वर्ड है, हेड मास्टर। तो आपने देखा कि अंग्रेजी शब्दों, अंग्रेजी जो शब्द उपसर्ग हैं उनके माध्यम से भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही सब, तो सब जज, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, ये सारे शब्द हम बना सकते हैं। देखिए उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग वो क्या होते हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी जो संस्कृतियां, सभ्यताएं, भाषाएं हमारे देश में जो आई और जो हिंदी में जिन शब्दों को, इन बाहर की जो भाषाएं थी, विदेशी जो भाषाएं थी,
उनके शब्द जो हिंदी में स्वीकार किए गए हैं उन्हें हम कहते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग, जिनमें हमने यहाँ कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं। 2 उदाहरण, गैर और ला। बहुत सारे होते हैं। और ना होता है। गैर, और जैसे गैर से अगर हम कोई शब्द बनाए तो गैर, यहाँ पर गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, यहाँ बन जाएगा ये गैर सरकारी। आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से ला से भी शब्द बना सकते हैं। ला इलाज, लाजवाब। तो ऐसे कई शब्द उर्दू और फारसी के उपसर्ग से भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक और है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत में जो अव्यय प्रयोग किए जाते हैं उन्हें भी हिंदी में हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। संस्कृत के अव्यय में जैसे यहाँ पर देखिए चिर, अध, यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, चिर है, अध है, तो ये अव्यय है संस्कृत के और इन्हें हम प्रयोग करते हैं उपसर्ग के रूप में हिंदी में। और अव्यय आप जानते हैं, अव्यय का क्या अर्थ होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें क्रियाकाल वचन के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने चिर ये संस्कृत का ये उपसर्ग है, अव्यय है, संस्कृत का अव्यय उपसर्ग है ये। तो चिर में अगर हमने चिर आयु, तो ये क्या हो जाएगा? चिरायु। एक शब्द हमें मिला, चिरायु। इसी तरह से चिरकाल, तो एक नया शब्द क्या मिल गया? चिरकाल। तो बच्चों आपने देखा कि संस्कृत के अव्यय से किस प्रकार से शब्दों की रचना होती है। बच्चों ये तो था ये उपसर्ग के प्रकार हैं। अब हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में कुछ मुख्य बिंदु। उपसर्ग के विषय में कुछ मुख्य बिंदु जानेंगे। मुख्य बिंदु में सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग के बारे में क्या मुख्य बात है। मैंने आपको बताया कि ये इसकी परिभाषा में कि उपसर्ग क्या करते हैं, ये विशेषता लाते हैं। ये जो है शब्दों के साथ जुड़ने के बाद ये उनके अर्थों में विशेषता ला देते हैं जब ये शब्दों के साथ पहले जुड़ते हैं। जैसे एक शब्द ये प्रबल, अब यहाँ बल ये हो गया प्रबल। तो यहाँ देखिए ये बल शब्द है, बल माने होता है शक्ति, ताकत। तो अब इसमें प्र जब उपसर्ग जुड़ गया तो ये प्रबल, ये इसके अर्थ में विशेषता ला रहा है कि ये प्रबल मतलब ये बहुत ज्यादा बलशाली, यहाँ पर ये विशेषता ला रहा है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे कि इसके अनुशासन, जैसे अनु ये उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है, ये उपसर्ग है शब्दांश और ये है मूल शब्द। तो अब ये ध्यान दीजिए इसमें कि कैसे विशेषता ला रहा है। अनु माने होता है पीछे चलना। शासन का अर्थ होता है किसी पे शासन करना। तो शासन, यहाँ पर शासन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हमने इन दोनों को देखिए जोड़ा तो क्या हो गया? अनुशासन। और इसका अर्थ में विशेषता क्या देखिए आ गई? विशेषता इसमें आ गई अनुशासन हमेशा अच्छा होता है, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। तो ये हो गया, यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से ये यहाँ पर उपसर्ग अर्थ में विशेषता ला रहे हैं शब्दों के साथ जुड़ने पर। अब दूसरा इसका मुख्य बिंदु ये है कि ये कभी कभी जो है ये विपरीत अर्थ भी देते हैं। ये उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़ने पर विपरीत अर्थ भी देते हैं। कैसे, इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए अ उपसर्ग है, ये अ उपसर्ग है और इसके साथ मैंने मूल शब्द लिया सत्य, ये मूल शब्द है।
मूल शब्द और ये उपसर्ग। अब कौन सा शब्द बन जाएगा ये? अब असत्य। अब यहाँ देखिए ये विपरीत अर्थ दे रहा है। जब ये अ उपसर्ग यहाँ जुड़ गया इसके साथ तो ये क्या, ये विपरीत अर्थ दे रहा है ये। और ये सत्य, सत्य माने होता है सच। और यहाँ जब अ उपसर्ग जुड़ गया तो ये विपरीत अर्थ क्या हो गया इसका? असत्य, झूठ। ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे अप धन यश। अब यहाँ ये है उपसर्ग और ये है मूल शब्द, तो क्या बन गया यहाँ नया शब्द? अपयश। अब यश माने क्या होता है? यश माने प्रसिद्धि। अब इसका उल्टा क्या हो गया यहाँ पर? ये विपरीत हो गया, अपयश। तो आपने देखा कि किस तरह से उपसर्ग जो है जुड़ने के बाद शब्दों में विपरीत अर्थ भी देते हैं। इसके साथ ही बच्चों इनका प्रयोग जो है सदैव आरंभ में किया जाता है और इनका प्रयोग जो है विशेषता, शब्दों में विशेषता लाता है और परिवर्तन भी करता है अर्थों में। इसमें एक बात और, कभी कभी जो होता है दो उपसर्ग भी एक शब्द में लगाए जाते हैं। तीसरा इसका मुख्य बिंदु है कि इसमें दो उपसर्ग भी लगाए जाते हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ उदाहरण दे रही हूँ किस प्रकार से। जैसे एक शब्द है असुरक्षित। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, असुरक्षित, इसमें किस प्रकार से, अब हम आपसे क्या पूछें कि असुरक्षित शब्द से आप उपसर्ग और मूल जो शब्द है उनको अलग कीजिए, तो आप इनको कैसे अलग करेंगे? असुरक्षित, देखिए इसमें दो उपसर्ग लगे हैं, दो उपसर्ग हैं, आ धन रक्षित। अब यहाँ पर रक्षित क्या हो गया? ये मूल शब्द है और ये भी सु भी हो गया उपसर्ग, शब्दांश है, और अ भी हो गया उपसर्ग। तो देखिए किस प्रकार से एक ही शब्द में दो उपसर्ग भी होते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं। समाचार। समाचार में देखिए सम धन आ और चार, इसमें देखिए सम धन आ धन चार, तो यहाँ सम और आ ये दोनों हो गए उपसर्ग और चार यहाँ पर हो गया मूल शब्द। तो आपने देखा कि कैसे एक शब्द में ही दो उपसर्ग भी लगते हैं और इनके माध्यम से भी हम नया शब्द बना सकते हैं। बच्चों ये था उपसर्ग के विषय में। आइए अब जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? बच्चों जिस प्रकार से उपसर्ग शब्दों का निर्माण करते हैं शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, ठीक उसके विपरीत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब हम जानेंगे प्रत्यय के विषय में कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ले आते हैं। विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो
उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ रहे थे, अब प्रत्यय। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे ये एक शब्द है सब्जी, ये सब्जी एक शब्द है। तो अब इसमें एक प्रत्यय मैं जोड़ूंगी वाला, तो ये कौन सा बन गया शब्द? ये सब्जी वाला। तो ये देखिए, ये मूल शब्द हो गया और वाला हो गया प्रत्यय। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मूल शब्द में वाला प्रत्यय जोड़ने से एक नया शब्द आया सामने, सब्जी वाला। इसमें परिवर्तन हुआ इसके अर्थ में। आइए अब जानते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। इसके भेद, पहला भेद है इसका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्रिया धातु के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि मूल धातु, क्रिया धातु क्या है। क्रिया धातु जो है वो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या है? जैसे मान लीजिए लिख, लिख एक शब्द है, क्रिया शब्द है ये। अगर लिखना, लिखाई, लिखावट, अब आप यहां ध्यान दीजिए कि इन सभी में लिख शब्द सामान्य रूप से उपस्थित है। जो क्रिया शब्द क्रिया के रूपों में सामान्य रूप से उपस्थित होते हैं उन्हें जो है हम क्रिया धातु कहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको क्रिया बना दिया। लिखावट दूसरा शब्द था, लिखो। अब यहाँ सभी शब्द जो है ये क्रिया हो गए। यहाँ इनमें देखिए लिख, लिख और लिख, सभी में लिख शब्द सामान्य रूप से उपस्थित है और ये लिख धातु है। ये ही मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है। ये क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप हो गया लिख, क्योंकि ये देखिए सभी रूपों में क्रिया के ये मूल रूप से उपस्थित है। इसी को कहते हैं क्रिया का मूल रूप। तो कृत प्रत्यय क्या हो गए? कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के अंत में या क्रिया धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे लिख शब्द है, हमने अभी लिखा था, तो फिर देखिए इसी को लिख। लिख में यदि ना प्रत्यय जोड़ें तो क्या बन जाएगा? लिखना। और इसके बाद ये हो गया लिखना। इसी तरह से पढ़, पढ़ है क्रिया का धातु रूप। इसके अंत में यदि हम आकु प्रत्यय जोड़ दें तो ये कौन सा बन जाएगा शब्द? एक नया, पढ़ाकू। अब यहाँ देखिए पढ़ आकू, लिख ना, ये ना प्रत्यय है, यहाँ पर आकू प्रत्यय है, तो ये आकू और ना ये क्या हो गए? ये प्रत्यय है और ये हो गया क्रिया का मूल रूप। ये क्रिया का मूल रूप है, मूल शब्द है ये। तो इस तरह से क्रिया के धातु रूप के अंत में लग करके जो शब्द बनाते हैं, जो प्रत्यय, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका दूसरा रूप है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? तद्धित प्रत्यय क्रिया धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय क्रिया धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे फल।
फल क्या है? संज्ञा है। फल, फल में अगर हमने वाला जोड़ा, वाला प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? ये फल वाला। ऐसे ही अपना, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। अपना में त्वा, त्वा ये संस्कृत का तद्धित प्रत्यय माना जाता है, त्वा, तो ये हो जाएगा अपनत्व। ऐसे ही मीठा क्या है? मीठा है विशेषण। इसके साथ अगर हमने आस प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? मिठास। मिठास हो गया भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही आपने देखा ये कि किस प्रकार से तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त उर्दू के भी प्रत्यय यहाँ पर, जैसे उर्दू के प्रत्ययों में नकल एक शब्द, देखिए नकल, नकल धन, यहाँ पर ये उर्दू का प्रत्यय है। नकलची तो यहाँ हो जाएगा नकलची। बच्चों, आपने देखा कि तद्धित प्रत्यय किस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं। अब जिस तरह से उपसर्ग में, जैसे उपसर्ग में हम एक मूल शब्द के पहले अलग अलग उपसर्ग लगाकर शब्द बनाते हैं। जैसे उपसर्ग में हमने बनाया था, जैसे हार, हार के पहले अगर हमने आ, तो ये आहार बना था। और इसी तरह से हार में ही अगर प्र उपसर्ग हम जोड़ दें तो ये प्रहार हो गया। तो हार मूल शब्द में पहले उपसर्ग जोड़कर हमने ये दो शब्द बनाए, नए अलग शब्द। उसी प्रकार से प्रत्यय में भी हम एक शब्द के साथ अलग अलग प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। उदाहरण देखिए, हंस, हंस एक शब्द है। इसमें अगर हम हंस में यदि अगर हमने अगर यहाँ लगा ई प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया हंसी। ऐसे ही हंस में अगर हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया हंसना। इसी प्रकार से देखिए, अगर हंस में कर प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया हंसकर। आप एक उदाहरण इसका और देख लेते हैं। जैसे एक लिख शब्द है, लिख में अगर अलग अलग हम प्रत्यय जोड़े तो कौन कौन से शब्द देखिए बन रहे हैं। लिख में अगर ना जोड़ा तो ये हो गया लिखना। इसी लिख में यदि हम लिख में अगर आवट तो ये क्या बन जाएगा? लिखावट। तो आपने देखा कि अलग अलग किस तरह से प्रत्यय एक ही शब्द में जब हम जोड़ते हैं तो नए शब्द बन जाते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से उपसर्ग में दो उपसर्ग होते हैं, ऐसे ही और प्रत्यय में एक ही शब्द में प्रत्यय भी होता है और उपसर्ग भी होता है। जैसे हमने देखा था कि एक शब्द में दो उपसर्ग थे, ऐसे ही एक शब्द में उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। उसके भी कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे एक शब्द है परि, परिपूर्णता। अब यहाँ देखिए, परिपूर्णता एक शब्द है। इसमें परि पूर्ण और ता। अब यहाँ देखिए, परि क्या हो गया? परि हो गया उपसर्ग। और पूर्ण क्या हो गया? ये मूल शब्द है, मूल शब्द। और ता क्या हो गया? ता हो गया प्रत्यय। ऐसे ही एक उदाहरण और देखेंगे कि किस प्रकार से एक ही शब्द में दो
अनुकरणीय, मान लीजिए उपकारी, उपधन, उपधन कार धन ई। तो उपकारी में देखिए उपकारी, उप क्या हो गया, उप हो गया उपसर्ग, कार मूल शब्द और ई हो गया इसमें प्रत्यय। ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं, अनुकरणीय, अनुकरणीय, तो इसमें भी अनुकरण और ईय बन जाएगा, अनुकरण और ईय, यहाँ पर बन जाएगा अनुकरणीय। तो अनु हो गया यहाँ पर उपसर्ग, करण हो गया मूल शब्द और ईय क्या हो गया, ईय प्रत्यय हो गया। तो बच्चों देखा आपने कि किस प्रकार से एक ही शब्द में दो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हो सकते हैं। तो बच्चों आपने आज जाना कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, इनके भेद कितने हैं और इनके बारे में कुछ मुख्य बातें जानी। थैंक यू बच्चों।